तो भाई शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013। देखिए बेटा, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना हुआ जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाया गया, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना गया। लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप की तरह बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के ऊपर एक स्पेसिफिक लॉ एप्लीकेबल होता है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 2013। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ, पार्टनरशिप के ऊपर एक स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। सॉरी, मैंने 2013 लिख दिया, 1932। देखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर रहे थे और आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको वो जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की बात जब हम करते थे तो वहां पर आप एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाते थे और वो होता था ये टी शेप वाला हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था। बैलेंस शीट में इस साइड एसेट्स लिखे हुआ करते थे और इस साइड लाइबिलिटीज हुआ करती थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस आते थे और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स आती थी, है ना। तो ये एक तरीका हम फॉलो करते थे जब हम किसी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। तो वहां पर पी एंड एल अकाउंट के लिए भी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था और बैलेंस शीट के लिए भी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था। और मैं आपको एक बात बताऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई स्पेसिफिक लॉ बना हुआ ही नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ भी है ना, तो उसने भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दिया था। आप जैसे चाहें, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता था आप उसी फॉर्मेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना सकते हैं, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और इन केस ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर बात कंपनीज की आती है, क्या आती है, कंपनीज की आ जाती है बच्चे, तो कंपनीज के केस में फॉर्मेट बदल जाता है। फॉर्मेट बदल जाता है सर, कंपनीज के केस में फॉर्मेट क्यों बदल जाता है पी एंड एल बैलेंस शीट का? क्या जरूरी है, जरूरी है हम पी एंड एल का फॉर्मेट अलग बनाए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग बनाए? हमारे लिए फॉर्मेट को अपनाना क्या कंपलसरी है हमारे ऊपर? हाँ बेटा कंपलसरी, क्योंकि ये बात लॉ में लिख दी गई है। क्या लिख दी गई है? लॉ में लिख दी गई है। कंपनी के ऊपर, कंपनीज जो बिजनेस कर रही हैं, कंपनीज के ऊपर एक स्पेसिफिक लॉ एप्लीकेबल होता है जो है कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129 में एक बात लिखी गई है, एक बात प्रिस्क्राइब की गई है। वो बात क्या है जरा देख लेते हैं। सेक्शन 129 क्या प्रिस्क्राइब करता है? वो कहता है एवरी कंपनी शल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। यानी सबसे पहले तो लॉ में एक बात को कंपलसरी कर दिया कि आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना कंपलसरी। और फिर ये कहा फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, आप हर फाइनेंशियल ईयर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने अब तक 11th क्लास में सुना था कि अकाउंटिंग ईयर दो हो सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर दो हो सकते हैं। इट मे बी योर कैलेंडर ईयर जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो और 31 दिसंबर को खत्म हो, या फिर फाइनेंशियल ईयर जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू हो और 31 मार्च को खत्म हो। इन दोनों में से किसी भी ईयर को हम अपना अकाउंटिंग ईयर अपना सकते हैं। अब तक 11th क्लास में हम ऐसा सुनते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक बात क्लियर कर दी कि भैया देखो, पहले ही सुन लो, हम आपको बता रहे हैं अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अगर आप कंपनी के, दूसरों का हमें नहीं मालूम, अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो एक तो आपको हर साल वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे किसी भी
फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। कैलेंडर ईयर को आप अपना अकाउंटिंग ईयर चूज नहीं कर सकते अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो लॉ की लैंग्वेज पढ़कर हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हमें एक बात क्लियर होती है कि हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। दूसरी बात यह क्लियर होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाई जाएंगी तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाई जाएंगी। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए अब होने जा रही है कि अगर आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बनाएंगे। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी अपनी मन मर्जी मुताबिक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको तरीका बताया जाएगा, आपको उस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। तो हमने सवाल पूछा, तो बताइए तरीका क्या है, हमें तरीका बताइए, हम उस तरीके को अपनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ना, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको कहां मिलेगा, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको मिलेगा शेड्यूल 3 में। कहां मिलेगा, शेड्यूल 3। कंपनीज एक्ट 2013 ने सिर्फ प्रोविजंस नहीं लिखे, सिर्फ सेक्शंस नहीं लिखे, कंपनीज एक्ट 2013 ने कई स्केड्यूल्स भी हैं, और उन स्केड्यूल्स में से एक स्केड्यूल है शेड्यूल 3, और उस स्केड्यूल के अंदर आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट मिल जाएगा। यानी जिस फॉर्मेट की बात हम करने जा रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो सर आपको जो यहां पर बताया गया है वो एक बात बताई गई है सेक्शन 129 की, कि भैया सेक्शन 129 कहता है कि हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और बनानी है तो हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनानी है, और फॉर्मेट जो रहेगा वो शेड्यूल 3 वाला रहेगा। तो ये बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो सर लेकिन ये शेड्यूल 3 ने कैसा फॉर्मेट दिया है, जरा हम भी तो देखें, हमें भी तो दिखाइए कि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या है। लो बेटा अभी दिखाते हैं आप लोगों को, आप टेंशन नहीं लीजिए। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आप लोगों को अभी दिखाया जा रहा है। देखिए भाई, ये आपके सामने आ गया शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। आपको नजर आएगा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले ऊपर हमने कंपनी का नाम लिखना है, फिर ये बताना है कि बैलेंस शीट किस दिन तक की बनाई गई है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। और आप यहां पर एक चीज देख पाएंगे कि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। तो फिलहाल आपके सामने जो ये साइड मौजूद है ये है लाइबिलिटी साइड, जिस साइड का नाम हमने क्या लिखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब आप देखें इक्विटी एंड लाइबिलिटी में ना आपको 4 मेजर हेड नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4, एक एक करके सबकी बात करेंगे हम। पहले हेड का नाम है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में 3 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सर हमें कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं यहां समझा नहीं रहा, जस्ट आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं। ये दूसरा हेड आ जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसके अंदर कोई भी सब हेड नहीं है। तीसरा मेन हेड आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें आप देखेंगे आपको 4 सब हेड्स नजर आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथा मेजर हेड आ जाता है हमारा करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यानी लाइबिलिटी साइड पर देखा जाए तो 4 मेजर हेड हैं। कितने मेजर हेड हैं, 4 मेजर हेड हैं। एक है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। आपको सबके बारे में बताया जाएगा, जस्ट आपको यहां पर क्या करना है अभी फिलहाल ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट हेड में 3 सब हेड है, दूसरे में एक भी सब हेड नहीं है, तीसरे और चौथे में 4 सब हेड है। समझ आती है बात, ये नहीं आती। इनके नाम यहां पर लिखे जाते हैं, फिर यहां पर लिखी जाती है फिगर्स। देखो फिगर्स दो तरीके से, एक है करंट ईयर और एक है प्रीवियस ईयर। यानी अब तक जो आप बैलेंस शीट बनाया करते थे वहां बैलेंस शीट में सिर्फ उसी साल की फिगर्स लिखते थे, लेकिन जब आप बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे तो करंट ईयर की फिगर्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी लिखनी पड़ती है, जिससे लोग क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है, पिछले साल क्या था इस साल क्या है। इसीलिए ये 2 कॉलम्स डाले गए हैं ताकि आप करंट ईयर एंड भी लिख सकते हैं और प्रीवियस ईयर एंड के फिगर्स भी लिख सकते हैं।
समझ आती है? सर ये नोट्स का कॉलम क्या है? असल में शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन नोट में किया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस को एक्सप्लेन नोट में किया जाएगा, ऐसी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके नोट्स के अंदर। तो ये नोट्स नंबर का कॉलम है, ताकि आप ये बता सकें कि इस पर्टिकुलर हेड को किस नोट में एक्सप्लेन किया गया है। समझ आती है बात, ये नहीं आती? फिलहाल के लिए मैंने आपको कुछ भी समझाया नहीं है, जस्ट दिखाया है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 के हिसाब से दिखता कैसे है, और ये बैलेंस शीट की सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड है? लाइबिलिटी साइड है। ठीक है जी। अब मैं आपको सबसे पहले लाइबिलिटीज के बारे में, लाइबिलिटी साइड के बारे में डिस्कस करना शुरू करता हूं। देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि लाइबिलिटी साइड को जो नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसको क्या नाम दिया गया है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 हेड दिए गए हैं, 1 2 3 4। ये 4 मेजर हेड्स दिए गए। समझ आती है बात, ये नहीं है? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप एमसीक्यू पैटर्न के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं और या नहीं देने जा रहे, तो आपको ये चारों मेजर हेड याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 मेजर हेड्स कौन कौन से होते हैं। समझ आई बात ही नहीं? या फिर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा और कहेगा बताइए कि इनमें से कौन सा मेजर हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नहीं है, या फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कौन सा मेजर हेड है। समझ आई बात? ये नहीं तो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको मेजर हेड याद होने चाहिए। तो सबसे पहली मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये चारों मेजर हेड्स में याद करा सकते। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं मेजर हेड्स को याद करने। तो बेटा देखो, ये जो साइड है ये है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। कौन सी साइड है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अगर मैं नॉर्मल बैलेंस शीट की बात आप लोगों से करूं, तो बैलेंस शीट में मैं आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं। बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है, वो हमेशा आपको ये बताती है कि आपके पास पैसे आए कहां से, सोर्सेज ऑफ फंड्स, बिजनेस को पैसा मिला कहां से। ठीक है। और एसेट साइड आपको यह बताती है कि आपने पैसा लगाया कहां पर है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। यह बात आपको ध्यान में रखनी। लाइबिलिटी साइड हमें बताती है कि हमने पैसा मंगाया कहां से है, और बैलेंस शीट की एसेट साइड हमें यह बताती है कि हमने पैसा लगाया कहां पर। तो फिलहाल के लिए जो हम समझने जा रहे हैं वो है लाइबिलिटी साइड, यानी जिसको शेड्यूल 3 के अंदर क्या कहा गया है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब एक तो हमें यह भी समझ में आएगा कि इस साइड को इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्यों कहा गया है, और फिर आपको ये चारों मेजर हेड याद भी हो जाएंगे। जरा समझिए। देखो बेटा, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल, कि अगर कभी भी बिजनेस को पैसा चाहिए, कभी भी अगर बिजनेस को पैसा चाहिए, तो बिजनेस को अगर पैसा मिल सकता है तो या तो अपने खुद के ओनर्स से मिल सकता है, या फिर बिजनेस को वो पैसा बाहर से बोरो करना पड़ेगा। बताइए, सब इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से? यस सर। जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है, जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है, तो हम उसे कहते हैं ओनर्स फंड। ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा, ओनर्स फंड। और कंपनी के केस में ओनर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। इसीलिए अगर ओनर्स ने बिजनेस में पैसा दिया है तो हम उसे कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर बिजनेस में अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो शेयर होल्डर से आएगा, आपके खुद के ओनर से, या फिर आप उस पैसे को बाहर से बोरो करेंगे, दैट इज बोरोड फंड। और बोरोड फंड को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहा जाता है लाइबिलिटीज। क्या कहा जाता है? लाइबिलिटीज। तो आपके बिजनेस में अगर कहीं से पैसा आया है तो या तो वो पैसा ओनर्स ने दिया है, या फिर वो पैसा आपने बाहर से बोरो किया है। तो ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है, और अगर वो पैसा आप बाहर से बोरो कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है। समझ आई बात? या नहीं?
और जैसे ही बात लाइबिलिटी की होती है तो बेटा देखो लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, या तो उधार आपने लंबे समय के लिए लिया है तो वो कहलाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, और या फिर उधार आपने कम वक्त के लिए लिया है तो वो कहलाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। बताइए आपको मेरी बात क्लियर होती है या नहीं होती? हाँ जी बताइए, आप यस सभी सर। को मेरी बात क्लियर होती है नहीं होती? यस सर। अब जरा देखो, तो यही चीज मैंने क्या कहा, लाइबिलिटी साइड आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में बताती है, तो आप खुद देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला सोर्स क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। और दूसरा सोर्स क्या रहेगा, बाहर से मंगाया हुआ पैसा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक है करंट लाइबिलिटीज। बताओ जी, तीन मेजर हेड आपको याद होगा या नहीं होगा? बताइए, तीन मेजर हेड आपको याद होगा यस या नहीं सर। होगा, फटाफट से बताओ मुझे। यस सर। बहुत आसान है, याद रखना। सर ये दूसरा क्या है, ये दूसरा दूसरा मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो जानबूझ के मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले नहीं सिखाया, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शेयर कैपिटल पढ़ने के बाद समझ आती है। अब ये जो दूसरा मेजर हेड है ना, इसको शेयर होल्डर फंड के बाद और बाहर की लाइबिलिटीज से पहले रखा गया है, क्योंकि ना ही ये फर्स्ट पॉइंट पूरी तरीके से बन पाता और ना ही ये पूरी तरीके से लाइबिलिटी बन पाता। तो लाइबिलिटी से ऊपर और शेयर होल्डर फंड से नीचे इसे रखा गया है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर क्या बवाल है, क्या चीज है ये, जरा समझाइए इसके बारे में। जरा देखो बेटा, आपको याद होगा कि जब आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो आप जर्नल एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ ये जर्नल एंट्री डालते हैं या नहीं डालते आप? यस सर। मान लेते हैं 10 लाख रुपए से आपने ये जर्नल एंट्री डाली, और फिर आप इस शेयर एप्लीकेशन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यस सर। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट। और शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर देते हैं। और इन दोनों जर्नल एंट्री का नेट इंपैक्ट क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसकी वजह से आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं एसेट साइड पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10 लाख से नजर आता है, और लाइबिलिटी साइड पे जो शेयर होल्डर फंड है वहां पर शेयर कैपिटल 10 लाख से नजर आता है। बताओ हाँ या ना, ये बात आपको सब समझ में आती है? यस सर। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये इंपैक्ट कब आ पाया, जब ये जर्नल एंट्री डल गई। बताओ हाँ या ना। हाँ जी, ये इंपैक्ट कब आ पाया, जब ये जर्नल एंट्री डल गई, यानी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, कहां ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल। मान लेते हैं ये जर्नल एंट्री ना डलती तो भैया पैसा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया, बैंक तो डेबिट हो गया 10 लाख से, लेकिन ये जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, ये शेयर एप्लीकेशन का क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में कहां नजर आएगा। ये जो 10 लाख रुपए आपके पास आए हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये 10 लाख रुपए शेयर होल्डर्स के हैं, क्योंकि अब तक आपने उन्हें शेयर अलॉट किए नहीं, और ना ही आप उन्हें ये कह सकते कि ये बाहर वाले बंदे हैं, क्या पता इन्हीं में से कुछ लोग आपके शेयर होल्डर बन जाएं। तो ना ही ये पूरी तरीके से शेयर होल्डर हैं और ना ही ये पूरी तरीके से बाहर वाले बंदे हैं, इसीलिए इनको रखा जाता है, इस 10 लाख को लिखा जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी 10 लाख रुपए का आया हुआ है, जिनको अब तक अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है। बताइए ये दूसरा हेड आपको समझ आता है नहीं आता? यस सर। यस सर। क्लियर होती है बात? सर ये ड्यू से पहले की सिचुएशन है ना? हाँ बेटा, जब शेयर्स ड्यू होते हैं उससे पहले की सिचुएशन होती है ना? ये सबसे पहली शुरुआत की सिचुएशन है बेटा, बच्चे ड्यू तो बाद की बात है,
ये तो अभी पहला पैसे मिले हैं सिर्फ अभी आपको। ओके सर। हाँ, बताइए आप सभी को क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यस क्लियर हो सर। गया भाई सभी को? यस सर। और ये चारों हेड याद भी हो गए आपको? देखो सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या समझाना है बेटा? सर यही शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अरीबा बेटा, जब आपके पास पैसे आए हैं 10 लाख रुपए और क्रेडिट में है शेयर एप्लीकेशन, तो आपके एसेट साइड पे तो 10 लाख रुपए से कैश इन कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसे आप कहां दिखाएंगी बताइए मुझे? क्या आप इसे शेयर होल्डर फंड में दिखा सकती है? क्या आपने इनको शेयर्स अलॉट कर दिए इन लोगों को, जो आप इन्हें शेयर होल्डर फंड का पैसा कह सकती हैं? या आप इन्हें आउटसाइडर कह सकती हैं कि नहीं जी ये हमारे आउटसाइडर्स हैं? बताइए मुझे, कुछ कहा जा सकता है इन्हें? नो सर। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इन लोगों से शेयर एप्लीकेशन मनी आया है और इनको अभी तक अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है। तो इस वजह से इस लाइबिलिटी को इस हेड में दिखाया जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझ आई बात? ये नहीं, जिस दिन शेयर्स अलॉट हो जाएंगे यानी ये एंट्री डल जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उस दिन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हट जाएगा और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। यस सर, आ गया समझ। ठीक है बेटा, चलिए। तो मेरे हिसाब से आपको लाइबिलिटी साइड के चारों मेजर हेड तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो सर अब क्या समझना बाकी? अब देखो मेजर हेड तो हमें क्लियर हो गए। अब आप यहाँ बैलेंस शीट देखिए और बैलेंस शीट के अंदर आप देखिए आपको चारों मेजर हेड तो क्लियर हो गए, लेकिन इन्हीं मेजर हेड्स के अंदर कुछ सब हेड्स भी हैं। क्या है सब हेड? जैसे शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है ना? दूसरा जो ये पॉइंट है, दूसरा जो ये मेजर हेड है, इसका कोई सब हेड नहीं है। ठीक है, तो इसकी टेंशन भी नहीं लेनी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेड है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर 4 सब हेड है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, मैं ऐसे ही आप लोगों से कह रहा हूं, समझा नहीं रहा, बस बता रहा हूं। आप नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक चीज देखें, प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। ऑब्जर्व याद करने का तरीका है असल में। मैं समझाऊंगा तो सही आपको, लेकिन मैं चाहता हूं आपको चीजें याद भी रह जाए। आप नॉन करंट लाइबिलिटीज का ए पॉइंट देखिए, क्या लिखा हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हाँ जी, क्या लिखा हुआ बताओ मुझे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब करंट लाइबिलिटीज का ए पॉइंट देखिए, क्या लिखा हुआ? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो भाई अगर बोरोइंग्स लंबे समय के लिए है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगी, और बोरोइंग्स अगर कुछ वक्त छोटे कम समय के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएंगी। बताओ हाँ या ना? हाँ जी। यस सर। अब जरा डी पॉइंट देखिए जरा इसका, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बताओ हाँ या ना? यस सर। दोनों में बस इसमें प्रोविजन लॉन्ग टर्म है और यहां पर प्रोविजन शॉर्ट टर्म है। बताओ समझ आती है बात या नहीं आती? यस सर। है ना? यस सर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आप सी पॉइंट देखें दोनों का, ये जो चीजें बोरोइंग्स और प्रोविजन में नहीं आती लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म होती है, तो वो कहां आ जाती है? सी में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कहां जाती है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और जो पॉइंट सी का देखो, जो पॉइंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं जाएगा वो कहां चला जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज। बताओ दोनों में पॉइंट आसान है या नहीं है? ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं तो यहां पर आ गया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और यहां पर आ गया अदर करंट लाइबिलिटीज। बताओ क्लियर होती है बात या नहीं आती? यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अगर 3 सब हेड्स अगर आपको याद हैं, तो फिर वो करंट लाइबिलिटीज के भी 3 सब हेड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बताइए हाँ या ना? यस सर। अब अगर Yes, sir. डिफरेंस है तो बी और डी पॉइंट में, इसका है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और इसका है ट्रेड पेबल्स। इसका है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और इसका क्या है? ट्रेड पेबल्स। अच्छा मैं आपको पहले ट्रेड पेबल्स के बारे में बता देता हूं। देखो आपके बिजनेस में आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, सामान उधार पर खरीदते हैं। अब उधार पर खरीदने की वजह से जो पेबल्स आपके ऊपर आ जाते हैं वो कहलाते हैं ट्रेड पेबल्स, जैसे कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बताओ क्रेडिटर क्यों आता है? क्रेडिटर कैसी लाइबिलिटी है बताओ मुझे? क्रेडिटर वो है जिससे मैंने पैसे उधार में लिए हैं, या क्रेडिटर वो है जिससे मैंने सामान उधार में लिया है? सर सामान। सामान उधार में लिया है। तो
लोन का पैसा भी वापस करना है और क्रेडिटर का पैसा भी वापस करना है। लेकिन जो लोन है वो कहलाता है बोरोइंग, क्योंकि पैसा उधार पर बोरो करके लाया हूं। और जो क्रेडिटर को पैसा वापस करना है वो है पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। समझ में आती है बात या नहीं? तो ट्रेड पेबल्स से मतलब यहां पर क्रेडिटर से है बच्चे, क्या है? क्रेडिटर से। और सिर्फ क्रेडिटर से नहीं, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो क्रेडिटर हैं वो हमें बिल्स दे देते हैं। क्या देते हैं? बिल्स। वो कहते हैं कि भाई मैं आपको एक बिल दे रहा हूं, उस बिल पर आप साइन कर दीजिए, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में जो हमने पढ़ा था। तो उस सिचुएशन में आपकी लाइबिलिटी फिर क्रेडिटर के टुवर्ड्स नहीं होती, किसके टुवर्ड्स हो जाती है? बिल्स पेबल के टुवर्ड्स हो जाती है। बताओ हाँ या ना? तो यानी अगर क्रेडिटर है या बिल्स पेबल है तो वो आपके कहां, कौन से हेड में जाते हैं? ट्रेड पेबल्स में जाते हैं। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ भाई बच्चे। यस सर। चलिए सर, ये क्या है इसका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? क्या है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? देखो बेटा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। आपको क्या है क्या चीज नहीं है इसकी मालूमात फिलहाल आपको रखने की जरूरत नहीं। प्रीवियस बैचेस में मैं सर हमेशा बिल्स पेबल डेफर्ड क्या टैक्स, होता है, एक बार प्लीज बता दिए। क्या बिल्स पेबल सर। अभी बताएंगे बेटा, बिल्स पेबल अभी अभी असल में मैं पूरी लाइबिलिटी साइड की बात करूंगा। मैं तो जस्ट ऐसी मोटी मोटी बात आप लोगों से कर रहा हूं। अभी अभी मैंने कुछ भी समझाया नहीं आपको। अभी तो मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बस मैं आपको दिखा रहा था कि लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को याद रखना बहुत आसान चीज है। समझ में आती है बात या नहीं आती? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर है तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। डी पॉइंट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। सी पॉइंट में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटीज है। अगर डिफरेंस है तो बी पॉइंट का, यहाँ पर बी में है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और यहाँ पर है बी पॉइंट में है ट्रेड पेबल्स। बात समझ आती है नहीं आती बच्चे? हाँ जी। यस सर। ठीक है, Yes, यहाँ पर sir. है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और यहाँ पर है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में बेसिकली जो हम अपना बिजनेस करते वक्त जो सामान उधार वगैरह पे खरीदते हैं उसकी वजह से जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो ट्रेड पेबल्स होती है। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। असल में यहाँ पर टैक्स का लेना देना आ जाता है कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। अब आपके लिए नॉलेज के लिए वो जरूरी नहीं है। आप फिलहाल बस इतनी बात याद रखेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक हेड जरूर है, लेकिन उसमें है क्या वो मैं आपको नहीं समझा रहा क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है। चलिए तो बताइए, आपको मुझे बताइए, आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ जी याद तो आसानी से हो जाएगा हेड? बताओ हाँ या ना? यस सर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। किसकी बात करते हैं? शेयर कैपिटल की। अच्छा देखो, शेयर होल्डर फंड की। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, शेयर होल्डर फंड। और ये एक ऐसा हेड है जो मैं आप लोगों को शेयर कैपिटल चैप्टर कराते वक्त पढ़ा चुका हूं, है ना? सुन लो फिर भी। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आ रही हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो पहले दो पॉइंट हैं इनके बारे में तो आप जानते हैं या नहीं जानते? पहले तो ये बताइए। Yes, sir. देखो, पहले दो पॉइंट के बारे में आप जानते भी नहीं है ना तो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा फंड है? हाँ जी, Shareholders. शेयर होल्डर्स फंड। और आप मुझे खुद अपने दिमाग से बताइए कि अगर शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाता है तो या तो वो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा या फिर वो बिजनेस में अपना प्रॉफिट लगाएगा। अगर वो बिजनेस में अपना कैपिटल लगाता है तो वो शेयर कैपिटल कहलाता है, और अगर वो उसका कमाया हुआ प्रॉफिट ही वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। बताओ हाँ या ना? क्लियर होती है बात या नहीं आती? हाँ जी, फटाफट से बताइए मुझे। यस सर। यस सर। इन दोनों बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जरा रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बता देता हूँ कि देखो भाई, आपसे कोई पूछे कि ये आइटम कौन से सब हेड में जाएगी, मतलब जैसे आपने लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये कौन से सब हेड में जाएगा? तो भाई मुझे एक बात बताओ, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है इसके आगे? रिजर्व। रिजर्व लिखा हुआ है ना, तो रिजर्व पढ़ते ही समझ जाओ भाई, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व,
रिजर्व लिखा हुआ है ना, पढ़ते ही समझ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। जनरल रिजर्व पढ़ते ही समझ जाओ कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आगे रिजर्व लिखा हुआ नहीं होता, बट स्टिल वो कहां जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। सर ये क्या चीज है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना है नहीं सुना? हाँ जी, आप Yes, लोग Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना है नहीं सुना? सुना है सर, बनाया भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने तो। डेबिट साइड पर एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे इनकम्स। अगर इनकम ज्यादा हो जाती है तो इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आने लग जाता है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होने लग जाते हैं तो इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आने लग जाता है। क्रेडिट बैलेंस आने लग गया तो साल भर में नेट प्रॉफिट कमाया आपने, डेबिट बैलेंस आने लग गया तो आपने नेट लॉस कमाया। सर इस बैलेंस का हम करते क्या थे, इस बैलेंस को कैपिटल में ले जाकर जोड़ देते थे, बताओ हाँ या ना? हाँ जी, yes sir. कैपिटल में ले जाकर जोड़ देते नहीं जोड़ देते थे। लेकिन कंपनी के केस में कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। आपने देख लिया ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, लास्ट में जाके पेड अप कैपिटल आता है आपका। पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल में शो होता है। तो आप प्रॉफिट का ऐड और लेस तो कैपिटल के साथ कर ही नहीं सकते, तो सर क्या करें, लाइबिलिटी साइड पर लिखो, लेकिन कौन से हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी बच्चे, बात समझ आती है नहीं Yes sir. आती? भाई सर क्रेडिट बैलेंस से तो पॉजिटिव में आएगा, डेबिट बैलेंस से तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस शो करता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस शो करता है लॉस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? फटाफट बताइए मुझे। यस सर। Yes sir. तो ये एक ऐसी आइटम है जिसके आगे रिजर्व नहीं लिखा होता, लेकिन स्टिल कहां की होती है, रिजर्व एंड सरप्लस की। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हाँ जी कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। बताओ मुझे, बात समझ आती है नहीं आती? भाई देखो शेयर कैपिटल में क्या आता है वो आप रोज पढ़ रहे हो, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड का फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, लेकिन लास्ट में जाकर जो पेड अप कैपिटल होती है वही शेयर कैपिटल में शो होती है, क्योंकि वही लाइबिलिटी होती है। लेकिन शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप रोज देख रहे हैं। नया आपके लिए अगर कोई चीज बनती है तो वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि भाई जितने भी तरीके के रिजर्व हैं वो सब कहां नजर आएंगे, वो शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में नजर आएंगे। क्योंकि जो शेयर होल्डर प्रॉफिट कमा रहा है और बिजनेस से विड्रॉ नहीं कर रहा, वो प्रॉफिट उसका बिजनेस में ही इन्वेस्ट रहता है, और बिजनेस में इन्वेस्ट रहता है तो बिजनेस के लिए वो पैसा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में नजर आएगा। बताओ बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी बच्चे, Yes sir. चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं सर। तीसरे पॉइंट को, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सर पहले तो मुझे यह समझाना कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है क्या। दूसरी चीज मुझे यह समझाना कि ये शेयर होल्डर्स फंड में कर क्या रहा है। बताओ, यही दोनों चीजें समझनी है, हाँ या ना? यस सर। चलिए देखो बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी जेब में 10 रुपए का नोट है तो क्या इस 10 रुपए के नोट पर आपका नाम लिखा हुआ है? हाँ जी, नहीं सर. जिसके पास ये 10 रुपए का नोट होगा वही कहेगा कि हाँ जी मैं इस 10 रुपए की वैल्यू को रियलाइज करूंगा। बताओ हाँ या ना, फटाफट बताओ मुझे। हाँ जी, Yes sir. तो ये 10 रुपए उस बंदे की प्रॉपर्टी होगा जिसके पास ये 10 रुपए का नोट जिसकी जेब में होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं बियरर डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? बियरर डॉक्यूमेंट। जिसके पास भी ये, जिसकी भी ये पोजीशन में चला जाएगा, जो भी इस डॉक्यूमेंट को होल्ड करेगा वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसके लिए ये प्रॉपर्टी बन जाएगा उसकी। अब आप इस नोट को चाहे कहीं से चुरा लो या अपने पास कमा लो। समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन मैं एक चेक बनाता हूं और लिखता हूं पे टू अरीबा, पे ₹50,000 और अपना नाम लिख देता हूं, साइन कर देता हूं। बताओ भाई, क्या अगर इस नोट को हुमैरा अपने पास रख लेती हैं तो क्या ये नोट, ये चेक हुमैरा का हो जाएगा? हाँ जी, No sir. नहीं, अरीबा को ही इसकी वैल्यू रियलाइज हो सकती है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट कहलाता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या कहलाता है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट।
अब सुनना मेरी बात, मैं जब कंपनी में पैसे जब मैं कंपनी को, ये कंपनी को अगर मैं पैसा देता हूं और कहता हूं कि मुझे तुम्हारी कंपनी का क्या बनना है, शेयर होल्डर बनना है, तो कंपनी मुझे दो तरीके के डॉक्यूमेंट दे सकती है। एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शेयर वारंट। एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट को कहा जाता है शेयर वारंट। अगर मान लीजिए कंपनी ने मुझसे पैसे लिए और मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, तो इसका मतलब जो मेरा पैसा रिसीव हुआ है ना, जो मेरा पैसा रिसीव हुआ है वो कंपनी अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में बढ़ाएगी और दूसरी साइड शेयर कैपिटल में बढ़ाएगी, अगर कंपनी ने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन अगर मैंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने बदले में मुझे शेयर वारंट दे दिया, तो इधर कंपनी पैसा बैंक में बढ़ाएगी, बैंक में तो पैसा बढ़ेगा ही, लेकिन दूसरी साइड शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बताइए बात समझ आती है नहीं आती? शेयर सर्टिफिकेट एक तरह का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर लिखा होता है कि इसका ओनर कौन है, लेकिन शेयर वारंट एक तरह का बियरर डॉक्यूमेंट है। समझ में आती है बात या नहीं आती? यानी जो भी इस डॉक्यूमेंट को होल्ड करेगा वो इसका ओनर कहलाएगा। सर अगर मान लो शेयर वारंट मेरे पास से खो गया, किसी और को मिल गया, हाँ तो अब उसने एक तरीके से कंपनी को पैसा दिया, अगर आप उससे शेयर वारंट नहीं ले पाए तो। सर लोग शेयर वारंट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इन्हें आसानी से ट्रांसफर किया जा सके।